तो 4 लोग, ये पूरे उसमें चल रहा है पॉडकास्ट में, आपने पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो क्या ये पूछेंगे शुभेंदु जी से कि आखिर आप तो पावर में हैं, मिनिस्टर हैं, आरोप तो आप किसी पे लगा दीजिए, अरे जांच करिए, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के हो, समाजवादी के हो, टीएमसी के हो, अरेस्ट करके आपने अब तक अरेस्ट करके क्यों नहीं भेजा? और ठीक है, इस्तीफा मांगिए चुनाव आयुक्त से और गवर्नर से, ये ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, इस्तीफा दें इसका। ठीक है। अब मैं बहुत दूसरी चीज पूछना बहुत चाहता अच्छी हूँ चीज फाइनल, कह, 1 मिनट अजय जी। तीस मैं ओपनिंग कमेंट चाह तीसरी रहा हूं। और चीज, तीसरी ठीक है, खत्म करिए जल्दी जल्दी। तीसरी देखिए, बलात्कार हो, हत्या हो, मर्डर हो, हम्म उत्तराखंड में होता है तो कोई मतलब नहीं, बलात्कार तो आरजी करी क्यों आता है, यूपी में होता है, यूपी पता है एनसीआरबी के आंकड़े में नंबर 1 है महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार के मामले में, हम्म दलितों में अत्याचार के मामले में नंबर 1 है, और 10 स्टेट बीजेपी के नंबर 1 से लेकर 10 तक इनके ही आते हैं। आखिर ये हाथी के दांत खाने के दिखाने के ठीक हो है, ना, केवल चुनाव जीतने का ही देश के ठीक है प्रधानमंत्री अजय जी, सबके अजय होते जी, हैं, अजय जी। सुरक्षा सबको चाहिए। ठीक है अजय जी, आपने जो तारीफों के पुल बांधे मेरी डिग्री और मेरी काम को लेकर, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने सुना नहीं सुना, मैंने शुरू में ही बोला कि यह बात सही है कि यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है सवाल, मैंने शुरू में पूछा। और मैंने यह भी कहा कि टीएमसी सरकार में रही है तो जो हिंसाएं होती आई हैं वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये सारे सवाल मैं ले चुका था राधिका जी से और राधिका जी ने उसको लेकर जवाब दिया, लेकिन मैं ओपनिंग कमेंट्स ले रहा था तो शायद उनकी बात पूरी नहीं हुई, तो मैं वापस लौटूंगा। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं और सुनील कौशिक जी का रुख करूंगा। सुनील जी, टीएमसी कार्यकर्ता बदले की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ता ही कहीं नाम निकलकर क्यों सामने आ रहा है? इतिहास के पन्ने अगर खंगालेंगे तो पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी लेफ्ट, उसके बाद टीएमसी, लेफ्ट जब हटी तब भी हिंसा था और जब टीएमसी हटी तब भी हिंसा। कौशिक साहब देखो आशीष जी, अब तक जितनी भी राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं, चाहे वो वाम दलों के सरकार के रहते हुए हुई हो, चाहे टीएमसी की सरकार के रहते हुए हुई हो, जब तक उन परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हिंसा पश्चिम बंगाल की रुक नहीं सकती। जो भी नई सरकार आई है उसको एक ऐसा ब्लूप्रिंट पश्चिम बंगाल की जनता के समक्ष पेश करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जिस पर पश्चिम बंगाल की जनता भरोसा करे कि जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन परिवारों की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उनको न्याय मिलने की गारंटी जब तक नई सरकार नहीं देगी तब तक पश्चिम बंगाल में ये दंगे, ये हत्याएं, ये बलात्कार होते रहेंगे। और इसलिए होते रहेंगे कि जिन लोगों के साथ राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनको न्याय कौन देगा? किसकी सरकार न्याय देगी? या 2011 से पहले आप देखेंगे तो वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने जो तांडव पश्चिम बंगाल में किया, उससे मुक्ति पाने के लिए एक ऐसी सरकार को चुना, एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना जो जमीन से जुड़ी हुई नेता, लोगों के दर्द को समझने वाली नेता, सही बात कहने वाली नेता को मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जनता ने बनाया। उस नेता को बनाया जिसने कांग्रेस के बड़े नेताओं की नहीं सुनी, बड़े नेताओं के आदेश को नहीं माना, और उन्होंने एक नई पार्टी गठित करके पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रचा और सत्ता को चलाया, सत्ता तक वो पहुंची। ऐसी स्थिति में जब वहां न्याय की उम्मीद की गई और उसके बावजूद भी उन परिवारों को न्याय नहीं पश्चिम बंगाल की सरकार दे पाई 15 साल में, और 15 साल में भी आप देखेंगे कि फिर भी राजनीतिक हत्याएं हुई। हत्याएं तो होती हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करके हत्याएं हों, हाँ, तो निश्चित तौर से विषय बहुत गंभीर हो जाता है। ठीक बात है। ऐसी स्थिति में मैं जहां तक पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझता हूं, जितनी बार मैं पश्चिम बंगाल गया हूं, पश्चिम बंगाल के नेताओं से बात हुई है, उस समझ के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जब तक उन परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, पश्चिम बंगाल में ऐसी व्यवस्थाएं जन्म लेती रहेंगी, ठीक है, हत्याएं होती रहेंगी, बलात्कार होते रहेंगे, लूट होती रहेंगी। ठीक है। नीरज जी, टीएमसी की पकड़ की अगर बात करें, जो जिसकी तरफ इशारा कौशिक साहब भी करते हुए नजर आए, न्याय की बात तो अभी की नहीं है ना, ये न्याय की बात तो बहुत पहले से चली आ रही है, वो न्याय हो नहीं रहा है। उसके बाद से अब जब ये हिंसा हो रही है
तो इसमें सवाल पिछली सरकार साथ ही साथ चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल सही बार बार बात कहे हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा का केंद्र क्यों बनता है? मैं सुनील भाई की बातों से पूर्णतया सहमत हूं, और इसमें मैं क्रमवार इसमें मैं बताना भी चाहूंगा। 2016 से आपने भी चर्चा किया है। 2016 का मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमारे सम्मानीय महामानव प्रधानमंत्री जी जो है 2014 से थे और 16 में चुनाव आया। हर बार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, सभी लोगों ने आरोप लगाया कि वहां पर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। अभी राधिका जी ने भी यह बात बोला। फिर 19 में भी वही हाल रहा, 21 में भी वही हाल रहा, 24 में भी रहा, और 26 में तो 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों को लगाकर चुनाव कराया गया। तो जब पीछे ममता बनर्जी जीतती आती थी तो ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगता थे। सब लोग जानते हैं कि आचार संहिता लगने से लेकर शपथ ग्रहण तक चुनाव आयोग और राज्यपाल के अधीन लाइन ऑर्डर होता है, लेकिन दोषी ममता बनर्जी होती थी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जानना भी चाहूंगा, सुनील भाई इस चीज पे बताएंगे क्योंकि भाई पत्रकार हैं, कि 13 साल लगभग हो गए भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व करता है, वास्को डिगामा बने बैठे हैं, विश्व गुरु का तमगा उनको आ गया है। एक ऐसा कोई प्रकरण बता दिया जाए कि राजनीतिक हत्या पर भारत की सरकार ने कोई भी एक्शन लिया हो, बंगाल की सरकार पर नहीं लिया है। उसका कारण यही है कि आशीष भाई कि सिर्फ यही कि बंगाल एक राजनीतिक आधार और मुद्दा का अखाड़ा इनका बना हुआ था। जब 26 में घटनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बदला नहीं, बदलाव की राजनीति होगी। बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और यह पहला चुनाव भी रहा बंगाल का कि मुद्दा से हटकर हिंदू मुसलमान जय श्री राम पे हुआ, मुद्दे गौण हो गए, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जब हिंसा होती है, ठीक है, तो क्या केंद्र, सुन लीजिए ना, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं, इसी से जुड़ी है, मैं फिर वापस लौटूंगा। बड़ी खबर जरूरी है नीरज जी, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में राज्यपाल ने मंत्रिमंडल बर्खास्त किया है। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता के इस्तीफे न देने पर यह मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया है। गवर्नर RN रवि ने मंत्रिमंडल अब बर्खास्त कर दिया है। रवि जी जल्दी से कंप्लीट करिए। ये तो जी, ये तो होना ही था कि मंत्रिमंडल बर्खास्त होना था। जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में और राज्यपाल सत्ता के अधीन होते हैं। देश के जितने राज्यपाल हैं सब सत्ता ने बनाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और अपने ही कैडरों को बनाया है, कोई बाहर के लोगों को नहीं बनाया। तो राज्यपाल से यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि दुखद घटना हुई है, शिवेंदु अधिकारी के PA को मारा गया है, 2-3 और घटनाएं हुई हैं, जो वहां के कमिश्नर ने भी कहा था इस चीज को, कुछ हत्याएं जो है उसमें हुई है, क्या कहते हैं, गैंगवार में हुई है, ठीक है, लेकिन हुई है। तो इस पर भाजपा सवाल राज्यपाल और चुनाव आयोग की बजाय आशीष भाई ममता बनर्जी से क्यों कर रही है? जब ममता बनर्जी जीतती है तब भी सवाल उनसे ही, हारती है तब भी सवाल उनसे ही। तब तो यही हुआ कि 13 साल से देश में यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में है, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो सवाल विपक्ष और कांग्रेस से जवाब इस पर रोना होता है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, ये सब जानते हैं, लेकिन चुनाव के बाद राज्य में जो शांति कहे या कानून व्यवस्था की बात करे, ये बनाए रखना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर चुनाव के बाद हिंसा होती है, आपने कमजोर विद्यार्थी बस्ता भारी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए जी, एक राज्यपाल और चुनाव आयोग देखता है जब तक शपथ नहीं हो जाता है, पूरी शासन लाइन ऑर्डर उसके हाथ में होता है। राधिका जी, ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, सत्ता से बाहर है, भाजपा चुनाव जीती है, शपथ लेने वाली है, क्या बात कर रही है? ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए। आप मुझे अगर चुनाव के बाद हिंसा होती है या निशानाबद्ध कोई हमले होते, विपक्ष के कार्यकर्ता मारे जाते हैं इत्यादि, तो सबसे बड़ा प्रश्न राज्य की कानून व्यवस्था पर ही उठती है ना। बंगाल में ये बार बार यही चित्र क्यों दिखता है? ये सवाल जनता पूछ रही है, और निर्वाचन आयोग ने तो चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। चुनाव के बाद उन्होंने सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए राज्य प्रशासन का काम होता है। यदि हिंसा लगातार हो रही है तो राज्य सरकार को जवाब देना होगा। राज्य की सरकार कौन है? राधिका जी, राज्य की सरकार कौन है? आरोप लगाना लोकतांत्रिक परंपरा
को कमजोर करता है। लीजिए, लोकतंत्र का हनन करने वाले लोग तांत्रिक परंपरा की बात करते हैं। किए जाने चाहिए। देश का दुर्भाग्य क्या होगा? लोकतंत्र के हनन करने वाले जिनको बैठे हैं आप भाजपा की प्रवक्ता, आपको यही नहीं पता है कि आचार संहिता लगने से लेकर जनता के जो फैसले का सम्मान होना चाहिए। और आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि पिछले 15 साल से ये क्या हो रहा है, टीएमसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। अमित शाह वहीं पर कैंप किए हुए हैं, हत्याएं हो रही हैं और आप बैठकर राज्य सरकार की दुहाई दे रही हैं, जिसको वो पार नहीं कर पाए। और अभी देखिए ममता बनर्जी जी ने जो ड्रामा नाटक किया रेजिग्नेशन से लेके, अरे अभी ये जो शुभेंदु अधिकारी जी का जो सबसे गंभीर बात तो ये है कि चुनाव के बाद भी हिंसा रुक नहीं रही है। शुभेंदु अधिकारी जी के जो सहायक शुभेंदु अधिकारी हाई सिक्योरिटी में रहने वाले, उनका पीए जो है उनके साथ रहता है परस्पर, वो बाहर अकेले जाता है। ठीक है अजय वर्मा जी, जो भावी मुख्यमंत्री है, जो भावी मुख्यमंत्री। आता हूं अजय वर्मा जी, बंगाल हिंसा पर खुलकर ममता सरकार के खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं बोल पाती है, पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता अब तक कि अगर हिंसाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता, तो मुझे नहीं लगता कि आगे इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती। अजय वर्मा जी। आशीष पांडे जी, हत्याएं रोकना, मर्डर रोकना, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, चाइना की, पुतिन की, ट्रंप की है क्या? देश के विश्व गुरु की है, प्रधानमंत्री की है, पूरे देश के लिए, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री। और जब स्टेट में गवर्नर रूल होता है तो गवर्नर प्रधानमंत्री का ही प्रतिनिधित्व करता है। सर अजय ये सर, भी उनकी जिम्मेदारी है। अजय सर, आपने सवाल नहीं सुना मेरा। मैंने कहा कि एक उदाहरण सेट कर देते, पहले से अगर इस तरह से कार्रवाई की जाती, ममता बनर्जी की जब सरकार थी, अगर उस समय से ये उदाहरण सेट हो जाता तो क्या ये पिक्चर देखने को मिलती? सर उदाहरण सेट करने का मौका किसको दें जब सारे लोग सम्मिलित इसमें पाए जाते हैं? आपने सुना नहीं, मित्रों बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। ये भाजपा के ऊपर से नीचे का जितना तंत्र है केवल झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके का आप हंसी मजाक करें, मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ। अगर मुझे आपने बुलाया शिष्यों की ऐसे शिष्या, लोगों को आप रोकिए। ये राधिका जी आसाराम बापू की शिष्यों की शिष्या, ये प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करने वाली बीजेपी की प्रवक्ता, ये ब्रजभूषण की सपोर्ट। नहीं अजय वर्मा जी, पर्सनल अटैक्स नहीं प्लीज। उनको आप रोकिए भी नहीं तो मैं निकल जाऊंगी शो से। अजय वर्मा जी, प्रधानमंत्री कैन बी इमिटेटेड बाय वन ऑफ द पैनलिस्ट। ठीक है, आशीष बेंडे जी, एक मिनट राधिका जी, एक मिनट राधिका जी। अजय वर्मा जी प्लीज, पर्सनल अटैक नहीं, आप अपनी बात रखिए, फैक्ट रखिए प्लीज, कंप्लीट करिए जल्दी से। हमने उनका, हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, हम आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम कोई बीच में नहीं बोल ले तो हमारी सुन ले, आप जो कहना कहिए। बोलिए देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ के विषय में, देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि देश में व्यापार, नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, छात्रों को नौकरी, देश के हितों, केवल चुनाव जीतने के लिए आप लगे रहते हैं। सरकार 50 एमपी, 12 मुख्यमंत्री, 400 पूर्व एमपी एमएलए, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और सेना बल, सुरक्षा बल, ज्ञानेश, मैंने उनका नाम ज्ञानेश मोदी जी, ये पूरा देश कह रहा, मैं नहीं कह रहा। इतने सबके बाद तो बंगाल में इनकी 250 सीट आनी चाहिए थी। 27 लाख वोटरों को वोट का अधिकार छीन लिया, आत्मा नहीं कुचट रहे, उनको अधिकार नहीं मिला और अगली बार कह देंगे कि वोट डाल दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हार जीत 30 लाख के आसपास होती है तो फिर इसको कोर्ट जाने का मौका है। आपको पता है कि बीजेपी को बंगाल में वोट कितनी मिली है? 2 करोड़ 90 लाख, और ममता को मिली 2 करोड़ 60 लाख, तो 30 लाख वोटों का ही अंतर है, तो कोर्ट तो निश्चित होगा ही होगा। एक महिला मुख्यमंत्री, इन्हें पस्ती नहीं है, मेरा सवाल नहीं समझा। ठीक है, आपने सब चीज का जवाब दे दिया। मेरा सवाल जो था मैं अभी भी उसी पर हूं। कौशिक जी की तरफ में जाता हूं सवाल को लेकर। कौशिक जी, एक उदाहरण सेट हो जाता, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में या मेरे शहर में दंगा फसाद हो रहा है तो मैं मुखर होकर बोलूंगा, और मैं तब तक बोलूंगा कि जब तक उदाहरण ना सेट हो जाए, वो डर पैदा ना हो जाए कि कोई और अगर उस मेरे इलाके में आकर रहता है और उस जगह को रिप्रेजेंट करता है तो तब तक मैं बोलूंगा, ताकि दोबारा वो ना हो। यही सवाल था। अजय जी बचते गए। कौशिक साहब,
देखो, नीरज जी आता हूं तो नीरज जी, आऊंगा। नीरज राय तो टीएमसी के बड़े नेता रहे हैं, यूपी के अध्यक्ष रहे हैं। हम्म और नीरज जी तो समझते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति को, क्योंकि टीएमसी में रहते हुए कई बार उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखा होगा गौर से। हम्म 2011 से पहले भी ममता बनर्जी के बयान लोगों को सुन लेने चाहिए, पढ़ लेने चाहिए। हम्म 2011 से पहले ऐसे ही आरोप लगाती थी ममता बनर्जी वाम दलों पर, हम्म किस तरीके से वहां हत्याएं होती हैं, हम्म किस तरीके से रक्त रंजित राजनीति वहां की है। या 2011 से पहले तमाम ममता बनर्जी के यदि आप स्पीच सुनेंगे तो निश्चित तौर से यही पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि 2011 के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदलना चाहिए था। जो स्वभाव, जो नेचर ममता बनर्जी का है हम्म वो बड़ा अड़ियल है। कभी उन्होंने समझौता नहीं किया और कांग्रेस जैसी पार्टी से समझौता नहीं किया, इसलिए उन्होंने नया दल बनाया और नए दल बनकर के पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रचा। मैं इसलिए और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, भाजपा की सरकार आने के बाद वो घर में बैठ जाएं, नरेंद्र मोदी जी की अपील को सुनकर के घर में बैठ जाएं, नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, तो वो लोग अपने घरों के, अपने लोगों के, परिवार के लोगों को जो खोया है वो मौन धारण कर लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये नई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और नई कानून सरकार तो व्यवस्था अब को करेगी लेकर ना के, सुनील साहब, नई सरकार तो अब करेगी, कानून लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि पहले बीजेपी लगातार यही कह रही थी अगर ममता बनर्जी जीत रही हैं, हार रही हैं, हर चीज का ठीकरा टीएमसी पर ही जो है फोड़ा जा रहा था। सुमित साहब भी हमारे साथ जुड़े, नेता टीएमसी। बहुत स्वागत है सर, थोड़ा लेट हो गए इसलिए मुझे आता हूं। नीरज जी, मैं उनसे कमेंट्स लेना चाहूंगा, बहुत देर से थोड़ा जुड़े। सुमित जी, सब कुछ आप पर ही आरोप लग रहा है। 2011 की अगर बात की जा रही है, कौशिक साहब भी कह रहे हैं 2011 से अब तक की, जो मैंने भी कहा कि एक एग्जाम्पल सेट कर देते, कुछ नहीं होना था, कि नहीं होगा हिंसा, अगर हो रही है तो हिंसा नहीं होने देंगे। आशीष भाई देखिए, नया व्यक्ति पुराने को ही रोया है। जैसे प्रधानमंत्री भी 2014 में जब आए थे तो कांग्रेस को रोए हैं, और दीदी हटी हैं और भारतीय जनता पार्टी आ गई है, वो भी टीएमसी को, सीपीएम को। अभी मौजूदा हालात पे बात नहीं हो रही है, अपने ऊपर से हटाना है। ये अभी हम नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो पुराने को ही रोते रहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी तो ममता बनर्जी ही सीएम है, प्रशासन भी उनका है, गृह मंत्री भी उनका है। अरे भाई, नींद से जागिए आप लोग। टीएमसी की गवर्नमेंट नहीं है, सारी सब कुछ आपके पास पावर आ चुकी है, केवल बस उनके नाम के आगे अभी मुख्यमंत्री लगा हुआ है। जब तक नया कोई व्यक्ति नहीं बन जाता, प्रशासनिक सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं, पर अभी भी नहीं। हत्याएं क्यों हो रही है इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। बचना है, हमें बचना है बस, कि चौथे पीए की क्यों हत्या हुई शुभेंदु अधिकारी के, एक के बाद एक चौथे पीए की हत्या हुई है, इसका जवाब शुभेंदु अधिकारी खुद देंगे। क्या ये स्टैंड है कि अपने आप को सीएम पद के लिए घोषित करना? ये भी हो सकता है, क्योंकि 2013 में जब इनके पीए, ये थोड़ा माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, ये कैसे कनेक्ट कर रहा है कि अपने आशीष जी देखिए, आशीष जी देखिए, एक के बाद एक चौथे पीए की हत्या हुई है इनके। कोई एक पीए की 2013 में भी हुई थी, जब ये सांसद थे। मैं तो चाहता हूँ चारों पीए की जो हत्या हुई है उसकी राज खुलना चाहिए, फाइल की जांच होनी चाहिए, क्यों हो रही है। ठीक है, राधिका जी को रखिएगा, नीरज जी का रुक रहा हूं। ऐसे समय पे ये इनकी हत्या हुई है, इस भाई की, एक बहन के भाई की। मेरे को भी दुख है, इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी निंदा करता हूं, नहीं होना चाहिए। जिसने भी करा है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, कि देश के गृह मंत्री बैठे हैं वहां पे और अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। 2 दिन के अंदर कोई जांच नहीं हो पाई, किसी को पकड़ा नहीं गया है। कहां तक पहुंची जांच? कुछ नहीं, कोई तथ्य नहीं दे पा रहे हैं। आपने 2 लोगों को पकड़ लिया, बस हो गया। नहीं, ड्रामा मत करिए अब गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि ये 2 दिन में हमने क्या करा। ठीक है, राधिका जी, देखिए, अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, वो ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हमला हुआ तुरंत पकड़ लो। सुनिए मेरी बात। अब तक जो सामने आई है, जी सुनिए मेरी बात। अब तक सामने आई जो जानकारी के अनुसार शुभेंदु अधिकारी जी के जो सहायक चंद्रकांत दुरत जी थे, उन पर जो हमला उस समय हुआ जब वे स्वयं गाड़ी में सफर कर रहे थे।
अभी तक किसी आधिकारिक जो जानकारी में ये स्पष्ट नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं कहा गया है कि उनके साथ उस समय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो तत्कालिक जो सुरक्षा तैनात थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।